सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में है और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। अब कुछ स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड जैसा कि आपको बताया, मैं आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही आपको पढ़ाता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में जो आपका यूनिट सेकंड है इसे हम कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम इस यूनिट के अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो आपकी यूनिट सेकंड है, इस पूरी यूनिट का जो कंक्लूजन है वो इन 3 पॉइंटों का होता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। आपको इन तीनों टॉपिक को समझना है। अगर आप ये समझ गए तो समझिए आपको ये पूरी यूनिट समझ में आ गई और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इस पूरे जो यूनिट का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो ये है। इस पूरी यूनिट में आपको जानना है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, यानी कि ह्यूमन पहले बंदर था जैसे कि आपको पता था, उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से उसने इवोल्यूशन किया, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा इस पूरी यूनिट के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है मानव का प्रारंभिक काल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरह से ह्यूमन ने अपना इवोल्यूशन किया, उसके बारे में इस पूरी यूनिट में आपको जानना है। और इसको जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल एंड लास्ट में आता है नव पाषाण काल। इन तीनों ही टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इन तीनों ही टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो पूरा पाषाण काल है वो सबसे ज़्यादा लंबा समय खंड माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके भी 3 पॉइंट हैं, एक पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो आप ये कह सकते हो जो पूरा पाषाण काल है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे लंबा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस यूनिट से अभी तक आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस यूनिट से बेसिकली अभी इन सभी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पूछा गया आपसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए, यानी कि इनके फीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यही क्वेश्चन और किस किस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय पूरा पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। या तो ये आपसे इन दोनों के बारे में पूछ सकता है या किसी एक पर्टिकुलर के बारे में भी पूछ सकते हैं। और किस तरह से पूछ सकते हैं, भारतीय महाद्वीप में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन एज इट इज इसकी तरह है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका नव पाषाण संस्कृतियों से पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। नव पाषाण संस्कृतियों की विशेषताओं के बारे में बताइए, उसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये जो 3 टॉपिक हैं इनको ही आपको अच्छे से समझना है, इनके जो फीचर्स हैं उनको आपको अच्छे से समझना है। और उसी टाइप से हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो, ज़्यादा लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अभी तक आप देख सकते हो, उनके फीचर के बारे में ही पूछा गया है।
तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। और अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप अपना आंसर लिखते हो तो उसमें आप डायग्राम जरूर से मेंशन कीजिए। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखोगे, स्टार्टिंग। आपको अपने आंसर को हमेशा 2 चीज़ों से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे भूमिका मैंने यहाँ दे दी, और लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये 2 चीज़ें आपको जरूर से लिखनी है। और इसके अलावा अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जो टीचर होता है वो अच्छे नंबर देता है, आपको गुड मार्क्स देता है। तो इन 3 पार्टों का आपको अच्छे ध्यान रखना है। स्टार्टिंग करोगे, एंडिंग करोगे कंक्लूजन के साथ, और बीच में डायग्राम। तो चलिए अब हम अपने आंसर को पढ़ते हैं कि हमें अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता। यानी कि ये इतना जो पुराना काल है, जैसे कि आपको पता होगा, ये ह्यूमन के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है, प्रारंभिक काल की बात करता है। और उस समय कोई भी लिखित सामग्री नहीं होती। और मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बताया था साक्ष्यों का सर्वेक्षण, जहाँ पर हमको पता चला था, हमने जाना था कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री होती है उसको जानने के कितने सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मुद्राएं, साहित्य, वास्तुकला, विदेशी वृत्तांत। तो ये सभी सोर्सेज थे जिससे कि हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये ह्यूमन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है। और उस समय हमारे पास कोई भी लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो आपको प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ में आ गया। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास नहीं होती। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पूरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। और इस तरीके से आप डायग्राम बना दीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा कालखंड माना जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो पूरा पाषाण काल है इसके भी 3 भाग हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे ज़्यादा लंबा कालखंड माना जाता है। अब जो पूरा पाषाण शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोस और लिथोस। जिसमें पैलियोस का मतलब है पुराना और लियोस का अर्थ है पत्थर। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, पुराने पत्थरों का युग। जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे, तो इसे हम पत्थरों का युग कहते हैं, जो ह्यूमन का स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि प्रारंभिक काल था। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने तीनों के बारे में डिटेल में मेंशन कर रखा है, आइए एक एक करके उसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल में जो मानव था, जो ह्यूमन थे, उन्होंने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। और जो मानव है इन औजारों का पत्थर को तोड़कर और घिसकर बनाया करते थे। पूर्व पाषाण काल में जो मानव है वो जानवरों का शिकार करते थे। ये सभी बात आप ऑलरेडी जानते हो। और पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे वो गुफाओं में रहते थे और खुले आकाश के नीचे सोते थे। नेक्स्ट है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में मानव पत्थरों के औजारों को छोटा और नुकीला बनाना सीख गया था। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, सबसे पहले जो मानव थे वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे, पत्थरों को तोड़कर और घिसकर। और फिर धीरे धीरे जैसे उसने इवोल्यूशन किया, उसके बाद उसने पत्थर को नुकीला बनाना शुरू कर दिया शिकार करने के लिए। मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग से उन्हें भोजन पकाने, खुद को गर्म रखने और शिकार करने में मदद मिली। नेक्स्ट है उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने कई तरह के औजारों को बनाना सीख लिया था, जैसे तीर, कमान, भाले, चाकू, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और इस काल में जो मानव थे वो गुफाओं में चित्र और मूर्तियां बनाना शुरू किए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर इस लाइन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर आप एडिट कर लीजिएगा। जो मध्य पाषाण काल है वो
पूरा पाषाण काल और जो नवा पाषाण काल है उसका बीच का काल है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप मेंशन कर लीजिएगा। जो मध्य पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल और जो आपका नव पाषाण काल है उसका बीच का काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है मेसोस और दूसरा है लिथोस। अब पत्थरों के औजारों में सुधार। इस समय जो मानव है उसने छोटे और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पशुपालन। इस समय जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो उसे पशु पालना शुरू कर दिया था और इसमें जो मानव द्वारा पहला जानवर पाला गया था वो क्या था? कुत्ता था। और इस समय जो ह्यूमन है वो आग का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आग से भोजन पकाना, खुद को गर्म करना और शिकार करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। और जो ह्यूमन है वो गुफाओं में रहते थे और खुले आकाश के नीचे सोते थे और शिकार और फल फूलों पर निर्भर थे। इस काल के जो मानव थे वो शिकार और फल फूलों से ही गुजारा करते थे अपना, ये उनका जीवन निर्वाह का यापन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग तो दिखाई थी कि आपको स्टार्टिंग भूमिका से करनी है या इंट्रोडक्शन से करनी है एंड एंडिंग आपको कंक्लूजन पे करनी है, लेकिन मैंने इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा, तो आप कंक्लूजन मेंशन कर लीजिएगा। अब आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो जो भी आपको इसमें निष्कर्ष जो है जो समझ में आए वो आप कंक्लूजन में लिखोगे। अगर आपको पेपर में समझ में आता है निष्कर्ष में क्या लिखें, तो सिंपली आपको लिखना होता है कि ऊपर लिखे सभी बिंदु ये दर्शाते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन की लाइन लिख दीजिएगा। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है, भारत की नव पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए, तो इसका आप कंक्लूजन कैसे लिखोगे, निष्कर्ष कैसे लिखोगे। भूमिका तो मैंने यहाँ से लिख दिया है, तो निष्कर्ष भी आपको सिंपल यही लिखना है कि ऊपर लिखे सभी बिंदु भारत की नव पाषाण संस्कृतियों को दर्शाते हैं और उसके बाद एक दो कोई भी डेफिनेशन नव पाषाण की डाल दीजिएगा, आपका जो निष्कर्ष है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भारत की नव पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमें बताना है, यानी कि इसके फीचर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे और इसमें हम बताएंगे प्रागैतिहासिक काल। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं होती है और इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल क्या होता है? नव पाषाण काल मध्य पाषाण के बाद और पाषाण युग का अंतिम चरण है। जैसे कि आप देख सकते हो पाषाण युग के तीन काल हैं, जिसमें ये मध्य पाषाण के बाद आता है और ये पाषाण काल का अंतिम युग है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है नियोस और दूसरा है लिथोस। और जहाँ पर नियोस का मतलब होता है नया और लिथोस का मतलब होता है नया पत्थर का युग, आप ये कह सकते हो। अब ये नया पत्थर का युग है, यानी कि यहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट अपना कर लिया है अच्छे तरीके से। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नव पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो इस काल में जो मानव है वो आविष्कार करना सीख लिया था। जैसे आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज, इसके अलावा नव पाषाण में खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे और स्थायी निवासी में रहते थे। इसके अलावा लोग सामानों के परिवहन के लिए पहियों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो कृषि करते थे। नव पाषाण संस्कृतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय जो मनुष्य थे वो कृषि करना सीख गए थे, यानी खेती करना सीख गए थे। नव पाषाण काल में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उगाई गई थी, जो कि साक्ष्य, जिनका जो साक्ष्य है वो हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। इसके अलावा नव पाषाण काल में मानव गेहूं, चावल, जौ, दालों और सब्जियों की खेती करता था, जिससे लोगों ने एक स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। नेक्स्ट है पशुपालन। नव पाषाण संस्कृतियों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय जो मनुष्य था उसने कृषि करने के साथ साथ पशुपालन करना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल में लोग कृषि के अलावा पशुपालन करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। नव पाषाण काल में लोग गाय, भैंस
घोड़ा, ऊंट, भेड़ और बकरी आदि को पालते थे। इन पशुओं से नवपाषाण काल के लोग को दूध और मांस प्राप्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट है पत्थर के औजार। इस समय के लोग जो मानव थे वो छोटे और नुकीले हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जैसे छेनी, भाले एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, और इस समय के जो लोग थे, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, नवपाषाण संस्कृतियों में लोग मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे। लोग इन बर्तनों का इस्तेमाल भोजन पकाने, खाना बनाने, पानी पीने एक्सेट्रा इन सब में इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी बस्तियों का निर्माण। नवपाषाण संस्कृतियों में लोग अब स्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था। लोगों ने निवासों को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता था, यानी कि जो घर थे उन्हें मिट्टी, पत्थर जैसे अभी बनाया जाता है उसी तरीके से बनाया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है कला और शिल्प। नवपाषाण संस्कृतियों के लोगों की आर्थिक गतिविधि में से एक था शिल्प का उत्पादन। नवपाषाण संस्कृतियों के लोग मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार। नवपाषाण संस्कृतियों में मानव सबसे बड़े आविष्कार में पहिए का आविष्कार आता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से आविष्कार की स्टार्टिंग हुई थी। मानव ने सामानों के परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब निष्कर्ष में आप लिख सकते हो नवपाषाण संस्कृतियों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से आप अपना जो निष्कर्ष को फ्रेम कर सकते हो। इन संस्कृतियों के कारण भारत में कृषि, पशुपालन, मिट्टी, बर्तनों का निर्माण, पक्की बस्तियां का निर्माण और कला शिल्प आदि का विकास हुआ था। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हो उपरोक्त सभी बिंदु नवपाषाण संस्कृतियों के विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो पूरा हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।